मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कंटिन्यू करते हैं हम अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। जो हमने ऑटोट्रॉफ्स देख लिया, अब हमें बात करनी है अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो दीज आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, दे कैन नॉट सिंथेसिस फूड, तो वो लोग फूड नहीं बना सकते। जिनके पास क्लोरोफिल होगा सिर्फ वही प्लांट्स फूड बना सकते हैं ना। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन। तो वो लोग कैसे जिएंगे, वो कैसे सर्वाइव करेंगे, वो न्यूट्रिशन और फूड कहाँ से लेंगे। लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस बाय अदर प्लांट्स। दे यूज द हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसको हम बोलेंगे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, है ना, कि जो प्लांट्स होते हैं वो ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स की तरह उनके पास फूड, मतलब वो अपना फूड नहीं बना पाते, उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, तो वो हमारे जैसे ही प्लांट्स के बनाए हुए फूड पर वो डिपेंड रहते हैं। तो इसको हम बोलेंगे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। डू यू सी अ येलो वेरी ब्रांचेस स्ट्रक्चर्स ट्वेनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, है ना। तो एक ट्री होता है, मतलब ट्री के ऊपर गोल गोल ऊपर बढ़ती हुई आपने वेल देखी होंगी, है ना। तो इसको हम बोलेंगे दिस इज प्लांट कॉल अमरवेल, है ना। तो अमरवेल, ऐसी अमरवेल आपने देखी होंगी। तो ये जो अमरवेल है वो अपना फूड सिंथेसिस नहीं कर पाती, तो वो अदर प्लांट्स के ऊपर फूड के लिए डिपेंडेंट रहती है, उसके ऊपर ग्रो करती है। It does not have chlorophyll. It take ready-made food from the plant on which is climbing. वो ट्री के ऊपर क्लाइंब करती है और वहीं से अपना जो न्यूट्रिशन है वो लेती है। The plant on which it climb is called the host. जो प्लांट पर वो क्लाइंब करती है उसको क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। And it deprives the host of valuable nutrition. अमरवेल इज कॉल्ड पैरासाइट। अमरवेल कैसा है, कैसी है, पैरासाइट उसको हम बोलते हैं, क्योंकि वो ट्री पर यानी कि होस्ट पर वो डिपेंडेंट है। तो आप देख सकते हो फिगर नंबर 1.5 की एक ट्री है, उसके ऊपर आप देख सकते हो ऐसे ऊपर येलो येलो कलर की, है ना, जो अमरवेल बोलते हैं उसको। You should think about it and discuss with your teacher, है ना। अभी तो आप मेरे साथ डिस्कस नहीं कर पाते हो, लेकिन हम क्लासरूम में करेंगे। Have you seen or heard of plant that can eat animal? क्या आपने कभी सुना है कि जो प्लांट है वो एनिमल के ऊपर डिपेंडेंट है ना। नहीं सुना होगा आपने। तो जो कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट खाते हैं, क्या खाते हैं, इंसेक्ट खाते हैं, तो उसको हम बोलेंगे इंसेक्टिवरस प्लांट। तो आप देख सकते हो फिगर नंबर 6 में कि उसका जो लीफ है वो किस तरह का होता है ना। तो ये जो उसके ऊपर लीड होती है, अलग से आपको दिखाया गया हुआ है कि लीफ मॉडिफाई इनटू पिक्चर, यानी कि वो लीफ जो है ऐसा पिक्चर जैसा बन जाता है और उसमें जब इंसेक्ट आके बैठता है और इंसेक्ट अंदर जाता है तब वो लीड है वो बंद हो जाती है। और लीड बंद हो जाती है यानी कि इंसेक्ट जो है वो अंदर फंस गया है। अब जो लीफ होंगे वो उसको डाइजेस्ट कर लेंगे और उसमें से वो न्यूट्रिशन लेंगे, है ना। तो इसको हम बोलेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो जो पिक्चर प्लांट होते हैं, सोइंग लीड्स एंड पिक्चर, फिगर नंबर 1.6। चलिए आगे हम देखते हैं सैप्रोट्रॉप्स। चलिए, यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पेचेस ग्रोइंग इन मॉइस्ट सॉइल और ऑन रोटिंग वुड्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन। आपने देखा होगा, देखिए आप फिगर नंबर 1.7 में देख सकते हो, है ना, जिसको हम बिलाड़ी का टोप भी बोलते हैं, बिलाड़ी नो टोप, है ना। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम। तो वो क्यों वहाँ पर उग जाते हैं, वो वहाँ से किस तरह न्यूट्रिशन पाते होंगे। तो दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगाई।
दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसको हम फंगाई बोलते हैं। जो हमारे जो ब्रेड यानी कि ब्रेड और चपाती है उसके ऊपर वो ग्रो होती है फंगाई, है ना। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड, दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यानी कि जो फोग यानी कि फंगाई जो है वो डेड चीज़ों का यूज़ करेगी, जो स्पॉइल हो चुकी है ब्रेड उसके ऊपर वो फंगाई आ जाएगी और उसमें से वो न्यूट्रिशन लेगी, तो इसको हम बोलेंगे सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। Fungi also grows on pickle, leather, clothes and other articles that are left in hot and humid weather for long time। तो फंगाई जो यहाँ पर मैंने जो नाम बताया वहाँ पर वो ग्रो होती है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स, रेनी सीजन में वो ज़्यादा ग्रो होती है और वो कई सारी चीज़ों को स्पॉइल कर देती है। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द menace of fungi in your house। The fungal spores are generally present in the air। उसके जो स्पॉर्स होते हैं वो एयर में प्रेजेंट होते हैं और उसको जहाँ पर भी वो उसको वेट एंड वार्म थिंग्स मिलेगी वो जर्मिनेट हो जाएगी एंड ग्रो हो जाएंगी, है ना। तो नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड ना। तो हमें हमारा जो फूड है उसको कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसको जो बचा हुआ है वो बाहर नहीं रखना चाहिए, हमें फ्रीज़र में रख देना चाहिए और जो बासी खाना है वो हमें खाना नहीं चाहिए। तो इस तरह हम फ्रूट जो फंगाई है उससे हम प्रोटेक्शन ले पाएंगे। तो सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिशन, दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। व्हाट इज सिम्बायोसिस? तो ऐसे ऑर्गेनिज्म भी है जो दो लोग साथ में रहते हैं और एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं शेल्टर एंड फूड के लिए, तो इसको हम बोलेंगे सिम्बायोसिस। फॉर एग्जाम्पल दैट सर्टेन फंगाई लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट, जो प्लांट के रूट्स होते हैं वहाँ पर फंगाई रहती है। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू फंगस, प्लांट जो है वो फंगस को क्या देगा? न्यूट्रिशन देगा। एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड्स वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। अब जो फंगस है वो प्लांट को क्या देगी? तो जो सॉइल में से न्यूट्रिशन एंड वाटर है वो प्लांट्स को देगी यानी कि रूट्स को देगी और रूट्स उससे क्या देगा? न्यूट्रिशन देगा। तो ये एक मतलब एक दूसरे पर जो डिपेंडेंट होते हैं, तो इसको हम बोलेंगे सिम्बायोसिस। इन ऑर्गेनिज्म कॉल लाइकेंस, लाइकेंस क्या है? अ क्लोरोफिल कंटेन पार्टनर विच इज आल्गी एंड अ फंगस लिव टुगेदर। जो आल्गी एंड फंगस है वो दोनों साथ में रहते हैं और एक दूसरे को शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो इससे हम बोलेंगे ये दोनों जो साथ में रहते हैं उससे हम बोलते हैं लाइकेन। लाइकेन क्या है? क्लोरोफिल यानी कि जो आल्गी एंड फंगस है वो दोनों साथ में रहते हैं उससे हम बोलते हैं लाइकेन। तो ये भी एक प्रकार का सिम्बायोसिस है, वन टाइप ऑफ सिम्बायोसिस। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे चैप्टर की जो लास्ट थियरी है, हाउ न्यूट्रिशंस आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल ना। तो न्यूट्रिशन कैसे सॉइल में फिर से आएंगे? तो हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर इन फील्ड्स और गार्डनर्स यूजिंग देम इन लॉन्स or in pots? Do you know why this is done? You learned that plants absorb minerals and nutrition from soil, so their amount in soil keep on decline। तो जो plants and जो other trees होते हैं, crops होते हैं, वो soil में से nutritions लेते होंगे। अब वो nutritions जब लेते हैं तब क्या होता है कि ज़मीन में यानी कि सॉइल में वो न्यूट्रिशन फिर कम हो जाते हैं क्योंकि सारे प्लांट्स ने, क्रोप्स ने ले लिए हैं। तो अब दूसरी बार जब हम क्रोप्स उगाएंगे तब हमें फिर से मैन्योर यानी कि मैन्योर है, फर्टिलाइज़र है, वो हमें ऐड करना पड़ेगा क्योंकि जो सॉइल में फर्टिलाइजेशन का लेवल है वो मेंटेन हो पाए। फर्टिलाइज़र और मैन्योर क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि उसमें क्या होता है? नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा न्यूट्रिशन। तो ये जो टाइम टू टाइम हमें ये न्यूट्रिशन है वो सॉइल को देना पड़ता है क्योंकि तभी तो हमारे जो प्लांट्स है वो अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, है ना। तो यूजुअली क्रॉप प्लांट्स
absorb a lot of nitrogen and the soil become deficient in nitrogen. You learned that through nitrogen gas is available in plenty in the air, plants cannot use it manners, they can use carbon dioxide. They need nitrogen is in soluble form, hence additional fertilizer and manures enrich the soil. The bacterium called rhizobium can take atmospheric nitrogen convert into an usable form. जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया कि जो प्लांट्स होते हैं वो प्रोटीन बनाते हैं और प्रोटीन बनाने में उसको नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। तो जो एयर में नाइट्रोजन है वो बहुत सारे अमाउंट्स में है, 78% नाइट्रोजन गैस है एयर में। लेकिन जो प्लांट्स है वो गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन को नहीं ले पाते, जैसे वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में लेते हैं, लेकिन वो नाइट्रोजन को गैसियस फॉर्म में नहीं ले पाते। तो क्या करते हैं वो लोग, कैसे लेते हैं? तो सॉइल में राइजोबियम बैक्टीरियाज होते हैं। ये जो राइजोबियम बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या करते हैं, तो वो जो है वो नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में है उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि अलग फॉर्म में वो कन्वर्ट करते हैं जो रूट्स एब्जॉर्ब कर पाए, ऐसे फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको रूट्स के नीचे मतलब सॉइल में उसको फिक्स करते हैं और रूट जो है वो इसी नाइट्रोजनस कंपाउंड को लेते हैं और प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। चलिए, so it often lives in the roots of gram, peas, moong, bean and other legumes and provide them with nitrogen. ऐसे जो प्लांट्स हैं उसके जो रूट नोड्यूल्स है उसमें राइजोबियम बैक्टीरियाज रहते हैं। जो रूट्स हैं ऐसे प्लांट्स के वो राइजोबियम बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं और जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो प्लांट्स को क्या देंगे, नाइट्रोजनस कंपाउंड देंगे। तो ये भी हम बोल सकते हैं कि एक वन टाइप ऑफ सिम्बायोसिस इज इट, है। तो हमारा चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। होप कि आपको ये चैप्टर ध्यान से पढ़े होंगे तो समझ में आया ही होगा, है ना। बहुत ही इजी चैप्टर है। तो हम सेकंड चैप्टर में हम देखेंगे कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ये तो हमने प्लांट्स के बारे में देखा कि प्लांट्स किस किस तरह से न्यूट्रिशन लेते हैं, है ना। काफ़ी सारे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हमने इसमें देखे, उसके एग्जांपल्स देखे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ी हमने। तो अब हम देखेंगे कि जो ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स है जो कि वो प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं, वो लोग कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं, उनकी बॉडी में यूटिलाइज कैसे होता है। तो ये हम इन डिटेल चैप्टर नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे, है ना। चलिए, ये लेक्चर को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।